हम लोगों की जो लास्ट 2 क्लासेस हुई थी वो उसमें हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो कंप्लीट किया था। इस बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो चीज़ें हम लोगों की गई थी वो इस प्रकार से थी कि कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हम लोगों के पास होते हैं, हमें छोड़ो ऑर्गेनिजम्स के पास कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों की जो सेकेंड क्लास थी उस सेकेंड क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में। और आज जो हमारी तीसरी क्लास है, इस तीसरी क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली इस चैप्टर में आप 2 लोगों के साथ देखो डील करोगे। एक आप डील करने वाले हो प्लांट्स के साथ और दूसरा आप डील करने वाले हो किसके साथ, एनिमल्स के साथ। यानी कि जो जो प्रोसेसेस तुम प्लांट्स के लिए पढ़ोगे वो सारी प्रोसेसेस तुम्हें एनिमल्स के लिए भी पढ़नी है, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, उसमें फ़िलहाल आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है प्लांट्स। और जो हमारा पहला सेक्शन है लाइफ प्रोसेस में वो है न्यूट्रिशन। तो बेसिकली आज जो टॉपिक तुम्हें सीखना है वो ये सीखना है कि प्लांट्स हम ह्यूमन बींग्स के जैसे किस तरीके से अपने खाना पानी का इंतजाम करते हैं। क्योंकि होता कैसा है, हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और यूजुअली हम मूवमेंट करने के बावजूद भी खुद का खाना खुद बना नहीं सकते। कहने को तो हम खुद का खाना खुद बनाते हैं, बट बेसिकली जो खाना आप खुद बनाने की बात कर रहे हो वो खाना लाइक गेहूँ चावल वो आता कहाँ से, वो तो किसी और के प्लांट मतलब किसी और का फूड है। उस फूड को आप क्या करते हो, बस पकाने का काम करते हो अलग अलग स्टाइल से, बट वो खाना तुमने बनाया क्या, नहीं। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट तो इमूवेबल है, वो तो मूव भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से तुम रिस्पायर करते हो, मतलब सांस लेते हो, ब्रीथ करते हो, रेस्पिरेशन करते हो, एक्सक्रीशन करते हो, सर्कुलेशन होता है, बहुत सारे बॉडी लेवल पे तुम्हारे अंदर फिनोमेना होते हैं। वैसे ही फिनोमेना प्लांट के अंदर भी तो होते होंगे। उन फिनोमेना को करने के लिए उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लांट बेसिकली इस एनर्जी की जुगाड़ करता कहाँ से, उसके पास ये एनर्जी आती कहाँ से। ऑब्वियस है कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे आपके पास एनर्जी तो आएगी नहीं, है ना, एग्जैक्टली। तो प्लांट ये खाना लाता कहाँ से, प्लांट के पास ये खाना आता कहाँ से, समझ रहे हो। तो हम लोगों को आज पढ़ना क्या है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है कि प्लांट एक जगह खड़े खड़े अपना जो खाना बना रहा है, जो ये ग्रीन मतलब प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। इन लोगों को ऑटोट्रॉप्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपना जो फूड होता है कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना फूड क्या कर सकते हैं, खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब क्योंकि ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, सो देयरफॉर, ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। बट द फैक्ट इज कि ये कैसे सिंथेसाइज करते हैं, हाउ, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि ये सिंथेसाइज कैसे कर रहे हैं। तो दो प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है ना, जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, प्रोसेस जो इन्वॉल्व होती है किस काम में, इन दिस सिंथेसिस, इस सिंथेसिस में जो प्रोसेस आपकी इन्वॉल्व होगी, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप एक्चुअली क्या कहते हो, फोटोसिंथेसिस कहते हो। यानी कि खाना बनाने की जो प्रक्रिया है प्लांट की, जो वो यूज़ करता है जिससे ताकि वो अपनी बॉडी की जो बाकी लाइफ प्रोसेसेस की जो एक्टिविटीज़ है उसको वो कर सके, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ठीक है, बाय विच अ प्लांट मेक इट्स ओन फूड। और भी एक जगह खड़े खड़े, कहीं मूवमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है बंदे को, है ना, एक जगह पड़ा हुआ है और मस्त अपना खाना बना रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ क्या कहलाती है, आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। होप सो मैं जो कह रही हूँ तुम लोगों को मेरी बातचीत समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वैसे तो आपके सिलेबस में ये सारी बातचीत देखो डिटेल में है ही नहीं। जब आप 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको फोटोसिंथेसिस जो है वो डिटेल में मिलेगा। डिटेल इन द सेंस फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर किस तरीके से खाना बनता है, इसका डिटेल मैकेनिज्म 11th या फिर कह सकते हो 12th क्लास की बायोलॉजी में है। अभी आप लोगों को फिर है क्या, अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन है,
उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जो एनसीईआरटी से यहाँ पे मिस हो जाए। हाँ, बट एक भी वर्ड मैं ऐसा नहीं लूँगी जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ अभी फ़िलहाल तुम्हारे बोर्ड्स लेवल में आनी ही नहीं वाली है ना, उस चीज़ को पढ़कर जानकर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। फालतू का एक एक्स्ट्रा की नॉलेज अपने छोटे से दिमाग में स्टोर करके रखोगे, जिसका हमें दूर दूर तक फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर तुम ऐसे स्टूडेंट्स होते जो बायोलॉजी वाले हो तो बात अलग होती। तुम सभी के सभी मैथ्स वाले हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे मैथ्स में ही सबका इंटरेस्ट है और यूजुअली वही होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली एनसीईआरटी रिगार्डिंग जितनी बातचीत होगी सिर्फ उतनी ही करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी तुम ऐसा नहीं पाओगे कि आज स्टिक टू एनसीईआरटी है, कुछ तो भी इसमें है नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम रहेगा अपना जोदा, बट बायोलॉजी स्टिक टू एनसीईआरटी। ज़्यादा के जीके फैक्ट्स दिमाग पे जमा करके कोई कचरा आपके काम का नहीं आएगा। बायोलॉजी अगर पढ़ने का शौक है तो 11th में पढ़ना, ठीक है, सब्जेक्ट लेके पढ़ना, फिर डिटेल में पढ़ना, बट अभी कोई मतलब नहीं है। तो देखो, ये मैं थोड़ा सा डिटेल पार्ट बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस आप लोगों की एक्चुअली में 2 तरीके से हो सकती है। ये फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती है प्लांट्स में, एक्चुअली ये डार्क फेज में भी हो सकती है और ये आप लोगों का लाइट फेज में भी हो सकती है। अब ये डार्क फेज या फिर ये लाइट फेज, इसका मतलब क्या है? देखो, इतना तो तुमने बचपन से खुद पढ़ा ही है, बिना मेरी हेल्प के या बिना किसी टीचर के, या बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो तुम कि फोटोसिंथेसिस का मतलब सूरज की रोशनी, एटलीस्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो क्या पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट, यानी कि अगर प्लांट अपना खाना बना रहा है तो उसको सनलाइट तो चाहिए ही होगी। एग्जैक्टली। तो अगर कैसा होता है, प्लांट जब खाना बनाता है तो उस प्रोसेस में उसको सनलाइट होना, बट एक्चुअल में कई बार कैसा होता है, सनलाइट आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ना। जैसे अगर आप कोई प्लांट उगाते हो घर में, तो ऐसे में क्या होता है कि वो प्लांट को आप सनलाइट देते हो, तो ऐसे में वो सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाता है। तो बेसिकली जब हम लोग उसको ठीक ठीक क्वांटिटी में, सफिशिएंट क्वांटिटी में सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो वाली जो रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की हो रही है, दैट इज नोन एज लाइट फेज। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का लाइट फेज कहते हैं, या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं वो। लेकिन कई बार कैसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्लांट को आप सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दो, मतलब लाइट दो, या कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिना लाइट के भी हो सकती हैं, ठीक है, जो बिना लाइट के भी हो सकती हैं। तो ऐसी रिएक्शन, ठीक है, आप लोगों की जो बिना लाइट के मदद से हो रही है, उसको हम लोग आपकी कौन सी रिएक्शंस कहते हैं, आपकी डार्क फेज रिएक्शन कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का क्या हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है, और साथ ही साथ में ये आप लोगों का किस में हो सकता है, विदाउट लाइट वाले केस में भी हो सकता है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? ओके। अभी फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है, ये देखो हम लोगों का सिलेबस नहीं है, याद रखना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हम लोगों का सिलेबस नहीं है, एकदम याद रखना। कैसे हो रही है, उसकी रिएक्शंस कब, कहाँ से, क्या, क्यों, क्या, है ही नहीं। हमारे सिलेबस में सिर्फ इतनी बेसिक सी चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई डू से कि तुम लोगों को क्या करना है, लेट्स से एक पर्टिकुलर खाने की डिश बनानी है, तो सबसे पहले क्या होगा कि आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर खाने की डिश में आप लोगों को रेसिपी में जो जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आप उस इंग्रेडिएंट्स की क्या करोगे, जुगाड़ जमाओगे, राइट। कि मैं जाता हूँ, ये सामान जाके मार्केट से खरीद के लेकर आता हूँ और उसके बाद आकर मैं इस पे खाना बना लूँगा, यानी कि जो मुझे पसंदीदा मेरा खाने की है वो चीज़ें बना लूँगा। तो वैसे ही अभी जो बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की, तो प्लांट को ऐसी कौन सी चीज़ें चाहिए जिन चीज़ों के बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में टोटल ऐसी 4 चीज़ें होती हैं। बेसिकली ऐसी टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, 4। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारी कंडीशंस हैं, कि जो रॉ मटेरियल, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा कौन सा रॉ मटेरियल है जो आपको चाहिए ही चाहिए किस काम के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो टोटल वो चीज़ें होती हैं कितनी, 4, ठीक है। बराबर टोटल कितनी होती हैं वो चीज़ें, 4। ये 4 चीज़ें आप लोगों को देनी ही पड़ती है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको देनी ही पड़ती है।
इनके बिना, ठीक है, इनके बिना आपकी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है। अब कौन सी 4 चीज़ें हैं? अगेन वो 4 चीज़ें जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। पहला सनलाइट, ठीक है, उसको सनलाइट होना ही होना, चाहे किसी भी कॉस्ट पर, राइट। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो चाहिए होता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ चाहिए होती है। अच्छा, उसके अलावा उसको चाहिए होता है वाटर, पानी तो यार नेसेसरी चीज़ है हमारे लिए भी और उनके लिए भी, है ना। अच्छा, और तीसरी चीज़ होती है, सॉरी चौथी चीज़ होती है दैट इज़ क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल पे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे, बट अभी राइट नाउ ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोगों के प्लांट को होना। अब देखो सनलाइट हमें मिलता कहाँ से, एक एक टॉपिक पे हम लोग बात करते जाते हैं। तो सनलाइट का तो यार एक ही सोर्स है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कल को, फॉर एग्जांपल मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू गेट रॉ मटेरियल, तुम लोगों को ये रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए कैसे मिला, फॉर एग्जांपल ये मेरा तुमसे सवाल है, तो तुम बोलोगे कि देखो पहला रॉ मटेरियल जो आपको चाहिए था वो थी सनलाइट। तो सनलाइट के लिए तो मैडम ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा, हमारे भगवान ने हमको बहुत ही सफिशिएंट क्वांटिटी में सनलाइट दी है, और वो सनलाइट हम लोगों को कहाँ से मिल जाती है, सूरज की रोशनी से मिल जाती है। तो सनलाइट के लिए तो देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, हमको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो भी चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आपने कहाँ से ऑब्टेन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्टेन करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। कैसे करता है वो ऑब्टेन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ये तो तुमने बचपन में सीखा होगा कि जो लीव्स होती हैं उन लीव्स के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं। हम इसको पढ़ेंगे कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, इस चीज़ को अलग से मैं वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि इससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन है जो मुझे तुम्हें मार्क करानी होगी। बट स्टिल अभी फिलहाल मुझे ये सब चीज़ों की नीड नहीं है। तो अभी जो मुझे करंटली जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक में मुझे जो चीज़ बतानी है एग्जैक्टली मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या है बताओ यार ये चीज़ आप लोगों के पास, वो ये कि आपके पास ये जो CO2 है ये आपको कहाँ से मिलता है, ये CO2 मिल जाता है आपको एटमॉस्फेयर से, और प्लांट्स के अंदर लेकिन ये CO2 कैसे जाता है, फॉर एग्जांपल ये लीफ है, अब ये एटमॉस्फेयर में तो देखो ये CO2 का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये CO2 का मॉलिक्यूल इस लीफ के ऊपर क्या डिपॉजिट होता है क्या, नहीं, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता, ये डिपॉजिशन नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होता है। ये CO2 का मॉलिक्यूल एक्चुअल में, ठीक है, बराबर एक्चुअल में ये इसके अंदर जाता है, लीव्स के अंदर जाता है, ठीक है, याद रखना ये एक्चुअल में, ठीक है, आपके अंदर जाता है लीव्स के। बट ये अंदर जाता कैसे है, किस प्रोसेस के थ्रू जाता है, तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, ये अंदर जाता है किसके, टाइनी स्पोर्स होते हैं आपके पोर्स प्लांट्स में, दोज आर नोन एज स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, अंदर घुस जाता है। स्टोमेटा क्या करता है, अलाउ करता है आपके CO2 गैस को अंदर जाने के लिए। इवन स्टोमेटा ही वो स्पीशीज है जो इस चीज को अलाउ करता है कि जो भी क्या कहते हैं ऑक्सीजन गैस है उस ऑक्सीजन गैस को बाहर आने के लिए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि आपकी जो प्लांट होते हैं ये प्लांट क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्लांट लोग आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, O2 बराबर, और उसी O2 को हम लोग यूज करते हैं, तभी तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यार प्लांट आपको उगाने चाहिए, राइट। तो सिमिलरली ये जो CO2 अंदर जा रहा है तो ये किसके थ्रू जा रहा है, स्टोमेटा के थ्रू आता है। तो इस पूरी प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस में O2 प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये जो O2 प्रोड्यूस होती है ये बाहर कैसे आती है प्लांट से, इसी स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोगों की नोज होती है, हमारी नोज से हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और उसी सेम नोज से हम लोग CO2 एक्सेल आउट कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे प्लांट आपका CO2 क्या करता है, इनहेल करता है, और O2 उसी स्टोमेटा के थ्रू वो क्या कर देता है, बाहर छोड़ देता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज होती है H2O। पानी कहाँ से मिलता है, तो यार पानी की जुगाड़ करने का काम होता है रूट्स का। जड़ें जो होती हैं प्लांट्स की, ये जड़ों का काम होता है क्या करना, प्लांट्स को पानी को एब्जॉर्ब करके देना, ठीक है। ये क्या करता है, अपने रूट्स की मदद से जो सॉइल होती है उस सॉइल से ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ से देखो तुम्हें एक पॉइंट जो MCQ में पूछा जा सकता है, जो कि तुमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, कि पानी को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो प्लांट्स की कौन सी टिश्यूज इस प्रोसेस के दौरान इन्वॉल्व होती हैं। प्लांट के अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज होती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज होती हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम,
ठीक है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है आप लोगों का फ्लोएम। तो एक्चुअली में जब ये वाटर एब्जॉर्ब करने की बारी आती है तो आप लोगों का जो जाइलम टिश्यूज होती हैं, ये जाइलम टिश्यूज क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। ठीक है, याद रखना क्या करती हैं, आप लोगों की जाइलम टिश्यूज क्या करती हैं, आप लोगों के इस पर्टिकुलर रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करने का क्या करती हैं, वो काम करती हैं। और फिर जहां जहां वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से ये क्या करती हैं, पानी को अलग 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 पार्ट में सप्लाई कर देती है। बट रूट का फंक्शन सिर्फ इतना नहीं होता कि पानी एब्जॉर्ब करो, वो जो अदर मिनरल्स होते हैं ना, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, वो सभी एब्जॉर्ब करता है। बट राइट नाउ हम लोगों को फोटोसिंथेसिस में और नाइट्रोजन फास्फोरस की जरूरत नहीं है, तो हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे हैं। ओके, अच्छा, तो ये हो गई आपकी बेसिक बातचीत। ठीक है, बेसिक बातचीत क्या कहती है बताओ। बेसिक बातचीत आपकी ये कहती है कि प्लांट को टोटल 4 रॉ मटेरियल चाहिए थे। वो 4 रॉ मटेरियल कौन से थे आप लोगों के, पहला तो ये था कि सनलाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो तीसरी चीज थी वो थी आपकी वाटर। ठीक है, ये 3 आप लोगों ने बातचीत कर ली। किसके बारे में बातचीत कर ली, आपके रॉ मटेरियल्स के बारे में बातचीत कर ली। अब आते हैं हम लोग हमारे चौथे टॉपिक में। द चौथा टॉपिक इज क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल एक प्लांट के अंदर होता है क्या, तो बेसिकली बिल्कुल होता है। अगर तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है, ठीक है, तो 9th स्टैंडर्ड की पढ़ाई में तुम लोगों को डेफिनेटली एक प्लांट जो होता है उस प्लांट का क्या दिखने को मिलता है, इंटरनल प्लांट का जो सेल होता है, सेल के अंदर के जो उसके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो तुम्हें पता होगा कि प्लांट सेल के अंदर में, जैसे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लांट का सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट के ऑर्गन्स होंगे जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे। अब उनमें से एक सेल ऑर्गेनल होता है आप लोगों का क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आप लोगों को एक केमिकल मिलता है, मैं केमिकल वर्ड यूज करूंगी, ठीक है, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस केमिकल इज नोन एज व्हाट, क्लोरोफिल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, जिस हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल लाल दिखता है, तो सिमिलरली प्लांट के जो सेल्स होते हैं, इस सेल के अंदर में आप लोगों का सेल ऑर्गेनल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या रहता है बताओ, आपका क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, इसी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, आप लोगों का जो प्लांट है, ये प्लांट क्या कर पाता है, आप लोगों का फोटोसिंथेसिस में इस क्लोरोफिल को यूज कर पाता है। बट अब इवन यहां से एक पॉइंट और तुम्हें थोड़ा सा याद रखना है, यही क्लोरोफिल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, आपके प्लांट्स के ग्रीन कलर के लिए। मतलब इफ समबडी वुड आस्क यू कि प्लांट आपको ग्रीन ग्रीन क्यों दिखता है, तो उसके ग्रीन कलर के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो यही क्लोरोफिल होता है। बट द डाउट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते। बराबर, क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? नहीं होते ग्रीन कलर के, फिर क्या करोगे बताओ? तो ऐसे में क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती? क्या वो खाना नहीं बनाते? बिल्कुल नहीं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, वो लोग भी खाना बनाते हैं। बट इससे ये समझ में आता है कि हर प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होगा और हर प्लांट उस क्लोरोफिल को ही सिर्फ यूज करेगा खाना बनाने में, ऐसा नहीं होता। अब जैसे जो गाजर है वो कैसी दिखती है आपकी, बताओ? वो लाल कलर की दिखती है। मूली कैसी दिखती है आप लोगों की? व्हाइट कलर की दिखती है ना? तो ऐसे में उनके अंदर तो क्लोरोफिल है ही नहीं, तो क्या उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी ना? तभी तो गाजर जो एक पतली सी गाजर मोटी सी गाजर में कन्वर्ट हुई, पतली सी गाजर जब मोटे से गाजर में कन्वर्ट हुई, इट मीन्स उसके अंदर फूड स्टोर हुआ है। तो एक्चुअली में जो प्लांट्स आपको ग्रीन नहीं दिखते, उनके अंदर में क्लोरोफिल के बदले में कोई दूसरा, ठीक है, पिगमेंट हो सकता है। ठीक है, कोई दूसरा पिगमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उन पर्टिकुलर प्लांट्स का कुछ पार्ट ग्रीन हो और उस कुछ पार्ट में क्लोरोफिल हो, और उस कुछ प्लांट की वजह से आप लोगों का क्या होता हो, मे बी आप लोगों का फोटोसिंथेसिस हो रहा हो। ठीक है, तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस आप लोगों के प्लांट्स में जब होती है तो उसको क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इट डजंट मीन्स कि जिनकी पत्तियां पर्पल कलर की हैं, मतलब बेसिकली जो प्लांट्स नॉन ग्रीन होते हैं, है ना,
उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, होता है बट उनके अंदर जो है ना ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, ये बहुत 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 लेस क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से वो प्लांट ग्रीन नहीं दिखते। उनके अंदर कोई दूसरा पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग आपको कलरफुल दिखते हैं। तो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज नॉन ग्रीन प्लांट्स, उन सभी के लिए क्लोरोफिल मस्ट है। अच्छा, अब लेकिन द सवाल इज, ये चारों मटेरियल लेट से मैंने एक प्लांट को प्रोवाइड कर दिए। अब मैंने अगर ये चारों मटेरियल एक प्लांट को प्रोवाइड कर दिया, तो प्लांट इन चारों मटेरियल को लेने के बाद फोटोसिंथेसिस आखिर करता कैसे है। तो पहले तो हम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसकी प्रोसेस को समझने की शॉर्ट में कोशिश करेंगे, जितना एनसीईआरटी में है एग्जैक्टली उतना। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा रिएक्शंस दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं केमिकल रिएक्शंस और दूसरी होती हैं फिजिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक बार आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। आपके पास जो भी रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कच्चा आम जो कि पक्के पीले कलर के पक्के आम में लेट से कन्वर्ट हो गया, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बिकॉज एक बार जब वो मान लेते हैं कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, आप लोगों के पके आम में, ठीक है, तो फिर आप वापस से उसको कच्चे आम में ऑब्टेन नहीं कर सकते। आपके पास दूध है, आपने उसको क्या कर दिया बताओ, आपने उसको दही में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ऐसे में बोलो क्या होगा, वो वापस से दही दूध में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता। वो प्रोसेस एक बार हो गई सो हो गई, बराबर समझ में आ रही है बात। तो केमिकल रिएक्शंस में एक बार आप लोगों का जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ, कंप्लीटली प्रोडक्ट में। आप उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें अगर आप फोटोसिंथेसिस से आपका एम क्या है, फूड प्रोड्यूस करना, तो आप फूड कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो, आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो किसकी मदद से, आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो CO2 की मदद से, बराबर मैं कह रही हूँ। आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो H2O की मदद से, आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो क्लोरोफिल की मदद से, आप फूड प्रोड्यूस कर रहे हो सनलाइट की मदद से। इन चारों चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो तो ये चारों चीज़ें यूज़ होने के बाद क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं। समझ में आ रही है, क्या बनाती है, प्रोडक्ट बनाती हैं। दैट प्रोडक्ट इज योर फूड, दैट प्रोडक्ट इज फूड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेसिकली ये चारों चीज़ों ने कन्वर्ट खुद को किस में कर लिया, फूड में कन्वर्ट कर लिया और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर लिया। जब एक बार ये चारों चीज़ें फूड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कन्वर्ट इट बैक इनटू CO2, H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मतलब ऐसा नहीं होता है कि प्लांट को कल को तुम बोल रहे हो, ए प्लांट मुझको तेरे फूड की अब आवश्यकता नहीं है, तू वापस से एक काम कर, मुझे CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट वापस से दे दे। ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार आपने CO2, H2O को यूज़ कर लिया, इट मीन्स दैट कि आप लोगों ने क्या कर लिया है, उस चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो चीज़ आपकी किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन है। और ये जो आपके 4 लोगों का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ना, CO2, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, अभी तुम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ोगे। वैसे पहला चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस नहीं लेने वाली हूँ, पहला चैप्टर में आपका पीरियोडिसिटी लूंगी, जो बेसिकली आखिरी चैप्टर है, क्योंकि पहले वो पढ़ेंगे फिर हम केमिकल रिएक्शन में जाएंगे। तो ये जो चारों चीज़ें हैं जो रिएक्ट हुई और इनकी रिएक्शन की वजह से कुछ नया प्रोड्यूस हुआ, इन चारों चीज़ों को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। दोज आर नोन एज व्हाट, आप लोगों का रिएक्टेंट। ये चारों चीज़ें क्या कहलाती हैं, आप लोगों के रिएक्टेंट कहलाती हैं। और ये दोनों चीज़ें आपकी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट। बट जो मेन है वो क्या है, आपका फूड। सो फूड एंड ऑक्सीजन टुगेदर आर नोन एज आप लोगों का प्रोडक्ट। एंड समटाइम्स, वैसे तो दोनों को ही प्रोडक्ट कहते हैं, बट ऑक्सीजन को यूजुअली हम लोग क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग खरीदने गए, इमेजिन करो एक बड़ी सी केचप की बॉटल जो रिसेंटली मैं खरीद के लाई हूँ, और उसके साथ मुझे एक छोटी केचप की बॉटल भी फ्री मिल गई। तो इसमें क्या हुआ, मेरा तो एम छोटी केचप बॉटल खरीदने का था क्या, नहीं बिल्कुल नहीं था, बट मुझे वो छोटी केचप की बॉटल फ्री मिल गई, राइट। तो वो मेरे लिए क्या हुआ, एक एडवांटेज हुआ। तो मैं क्या कहूँगी, वो कौन है मेरा, वो मेरा बाय प्रोडक्ट है।
बाय प्रोडक्ट क्यों कहा मैंने, क्योंकि मैं लेने गई थी मेरा केचप, मुझे मिल गया, साथ में बन रहा है, कौन मना करेगा, दुकानदार को मना तो नहीं करोगे ना कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। सो इसमें आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हो इस हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ी उस फोटोसिंथेसिस से किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आप बताइए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिएक्टेंट कौन है, तो ये चारों चीजें आपकी रिएक्टेंट है। ठीक है, अच्छा वैसे इसमें सनलाइट को मैं रिएक्टेंट में नहीं काउंट करूंगी, काउंट किया जा सकता है बट सनलाइट को मैं कुछ और नाम दूंगी। जैसे मैंने O2 को बाय प्रोडक्ट कहा है ना, तो प्रोडक्ट कौन हो गया आपका फूड। अच्छा, अब उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट के अंदर जैसे कि गाजर है, गाजर देखना पतली पतली गाजर भी आती हैं, मोटी मोटी गाजर भी आती हैं। कोई गाजर पतली पतली रह गई, कोई गाजर मोटी मोटी हो गई, क्यों, क्या क्यों ऐसा? इसीलिए कि जिस तरीके से कुछ इंसान पतले होते हैं और कुछ इंसान मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा अपने अंदर फैट स्टोर कर लेते हैं, फूड ज़्यादा खा लेते हैं। तो सिमिलरली आपकी जो पतली गाजर थी इसने क्या किया, पतली गाजर ने बोलो क्या किया, उसने क्या किया, पतली गाजर ने कम एनर्जी अपने अंदर स्टोर की, कम फूड अपने अंदर स्टोर किया। और जो मोटी गाजर थी, इस मोटी गाजर ने अपने अंदर क्या की, ज़्यादा फूड स्टोर कर लिया। तो ज़्यादा फूड स्टोर करने की वजह से बोलो क्या हुआ, वो मोटी हो गई। तो जो फूड एक्चुअली एक प्लांट के अंदर में स्टोर होता है, एक फूड जो बेसिकली प्लांट के अंदर में स्टोर होता है, मैं बोल रही हूँ ना फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। अरे यार किस फॉर्मेट में स्टोर होता है ये फूड, किस फॉर्मेट में? तो एक्चुअली ये जो फूड किसी भी प्लांट के अंदर स्टोर होता है ये ग्लूकोज के फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, प्लांट की अगर तुम केला खा रहे हो तो तुम बोल रहे हो केला खाने से मुझे एनर्जी मिल गई, सही कह रही हो, केला खाने से तुम्हें एनर्जी मिल गई, यही कह रही हूँ ना मैं। तो केला खाने से जो तुम्हें एनर्जी मिलती है किस फॉर्मेट में मिलती है, ग्लूकोज के फॉर्मेट में मिलती है। किस फॉर्मेट में मिल रही है वो एनर्जी, ग्लूकोज के फॉर्मेट में मिलती है। ठीक है, अच्छा अब याद रखना हर रिएक्शन को करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर पानी को वेपराइज करना है तो क्या करना होगा बोलो, आपको उसको हीट एनर्जी देनी होगी। पानी को बर्फ में बनाना है तो आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बातचीत कैसे? अच्छा अब इसमें हुआ कैसा आप लोगों का, एक मिनट, हाँ इसमें आपको क्या होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना एनर्जी के देखो कोई काम नहीं होता, ये बात याद रखना। ठीक है, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हम एनर्जी कैसे दे रहे हैं? तो एक्चुअली यहाँ पे जो ये सनलाइट है ना, ये सनलाइट आप लोगों की एनर्जी दे रही है। और आगे तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जब जब एनर्जी हम किसी, सनलाइट मतलब क्या, सनलाइट मतलब क्या, सनलाइट मतलब हीट एनर्जी, बराबर, सनलाइट मतलब क्या, सनलाइट मतलब हीट एनर्जी। तो जब हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को हीट एनर्जी की मदद से कंप्लीट करवाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे वर्ड मैंने डिकम्पोजिशन क्यों यूज़ किया ये आप लोग आगे केमिस्ट्री में पढ़ लेना, बट फिलहाल के लिए याद रखना यहाँ पे थर्मल वर्ड इसीलिए आया है क्योंकि इस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट के फॉर्मेट में कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड आया है। क्या ये बात दिमाग में जा रही है? तो फोटोसिंथेसिस की तीन चीज़ें कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल नहीं। दूसरी चीज़ इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, बाय प्रोडक्ट कौन है, ये आपकी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये तीन बातें फोटोसिंथेसिस के बारे में तुमको अच्छे से दिमाग में रहनी चाहिए, मतलब अच्छे से। अच्छा अब बात इसमें ये आती है कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक प्लांट को दे दी, बट प्लांट खाना कैसे बनाता है? प्लांट ये जो फूड बना रहा है ग्लूकोज के फॉर्मेट में, ये ग्लूकोज के फॉर्मेट में जो ये प्लांट फूड बना रहा है, ये फूड एक्चुअली बनाता कैसे, हाउ, कैसे ये प्रोसेस हो कैसे रही है? तो वैसे तो ये प्रोसेस काफ़ी डिटेल में है, बट सिंस हम लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में है और हम लोगों की बुक में भी ये चीज़ें डिटेल में नहीं है, तो हमको भी उतनी डिटेल में नहीं घुसना है। टोटल ये प्रोसेस याद रखना 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि एक लीफ है, ये आपके पास एक लीफ है, इस लीफ के अंदर में कहीं ना कहीं तो देखो क्लोरोफिल होगा ही होगा। अब पूरी की पूरी पत्ती हरी है तो बहुत सारी जगह क्लोरोफिल होगा। मान लो ये पर्टिकुलर जगह है, ये आप लोगों का बेसिकली कौन है, ये आप लोगों का क्लोरोफिल है।
ठीक है, ये क्लोरोफिल है। ये ऊपर में हमने लगा के रखा है सूरज को, ठीक है, ये हम लोगों का सन है। अब होता क्या है आप लोगों का कि सन की जब सन रेस मतलब बेसिकली सनलाइट जब आपके इस लीफ पे आकर गिरती है, ठीक है, जब सनलाइट इस लीफ पर आकर इंसिडेंट होती है तो सन क्या कर रहा है, अपनी लाइट एनर्जी को प्लांट के अंदर भेज रहा है ना। क्या हो रहा है बताओ, सन क्या कर रहा है, अपनी लाइट एनर्जी को लीफ के अंदर भेज रहा है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इस क्लोरोफिल पिगमेंट की क्या यूटिलिटी है लीफ के अंदर, क्यों हम कहते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट का होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब सनलाइट। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो सनलाइट लीफ के अंदर जाने के बाद क्या करेगी, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अब सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर एब्जॉर्ब हो गई। एब्जॉर्ब हो गई का मतलब मैं ये कह सकती हूँ ट्रैप हो गई, ठीक है, उसने सनलाइट को अपने अंदर क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। उसने अपने अंदर सनलाइट को क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। समझ में आ रही बात, उसने सनलाइट को अपने अंदर क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया। अब बात आती है स्टेप नंबर 2, सनलाइट के ट्रैप होने के बाद क्या होता है। अब स्टेप नंबर 2 देखो ऐसा है कि यूजुअली हम कभी भी अपने नेचर में एनर्जीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी हमेशा हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुम ये कहते हो कि मेरे पास एक फटाका है, तो फटाके को तुम अगर जलाओगे तो जलाने से पहले उसके पास कौन सी एनर्जी थी, केमिकल। जलाने के बाद उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई बताओ, उसने साउंड प्रोड्यूस किया तो वो साउंड एनर्जी आ गई, उसने लाइट प्रोड्यूस किया तो लाइट एनर्जी आ गई, हीट एनर्जी आ गई। सो बेसिकली वी जस्ट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो सिमिलरली जब आपका जो ये क्लोरोफिल है, जब ये सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, तो ट्रैप करने के बाद अब वहां पे होता क्या है, होता ये है कि जो भी आपकी लाइट एनर्जी होती है, इस लाइट एनर्जी को मतलब सनलाइट एनर्जी, जो सनलाइट के पास जो लाइट एनर्जी है, इसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, आपकी केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है इसे, केमिकल एनर्जी में। अब जैसे ही ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो क्या स्टेप नंबर 2 खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद अब आगे क्या, आगे अब ये होता है कि केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब देखो आपके लीव्स के अंदर में H2O भी तो होगा ही होगा। तो ये जो H2O होता है, ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, उस H2O को जाकर तोड़ देती है, उसका डिकम्पोजिशन कर देती है। और जब H2O टूट जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H2+O2। तो बेसिकली अगर कोई मुझसे पूछेगा कि स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, तो स्टेप नंबर 2 में 2 चीजें होती हैं। क्लोरोफिल के अंदर में जो लाइट एनर्जी ट्रैप हो चुकी है, वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में। और स्टेप नंबर 2 में ये होता है कि जो H2O आपका प्रोड्यूस हुआ है, वो H2O को स्प्लिट कर दिया जाता है H2+O2 में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हमारी स्टेप नंबर 3 में। अब H2+O2 तो प्रोड्यूस हो गया बराबर। अब इस H2+O2 का मैं क्या करूं, तो अब ध्यान से देखो, एक चौथी चीज अभी भी बच गई है इस प्रोसेस में। क्या बच गया है, CO2। तो आपका जो CO2 होता है ना, वो बड़ा ही चालू होता है। CO2 क्या बोलता है ऊपर वाले हाइड्रोजन को कि आओ हाइड्रोजन मेरे पास आओ। यानी कि बेसिकली ऊपर वाली स्टेप में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ऊपर वाली स्टेप में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, वो हाइड्रोजन नीचे मतलब नेक्स्ट स्टेप में CO2 के साथ रिएक्ट करता है और CO2 के साथ रिएक्ट करके बना लेता है फूड। फूड यानी कि कौन, ग्लूकोज। फूड यानी कि कौन, ग्लूकोज। और ग्लूकोज यानी कि कौन, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये बन गया हमारा फूड। और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये वाला ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू, ये वाला ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा के थ्रू ये क्या चला जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को मतलब हम लोग बेसिकली इनहेल करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में क्या हमारे लिए कोई यूजफुल चीज बनी, कुछ भी नहीं बनी। स्टेप नंबर 1 में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया, दैट्स ऑल। स्टेप नंबर 2 में क्या हमारे लिए कोई यूजफुल चीज बनी, बिल्कुल बनी। पहले तो स्टेप नंबर 2 की खुद 2 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप क्या होती है,
कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। दूसरी स्टेप क्या होती है कि वही केमिकल एनर्जी H2O की स्प्लिटिंग कराती है। स्प्लिटिंग मतलब डिकम्पोजिशन, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब डिकम्पोजिशन, H2 और O2 में। तो स्टेप नंबर 2 में हमारे लिए जो एक यूजफुल प्रोडक्ट बनता है, वो यूजफुल प्रोडक्ट क्या होता है? O2, जो स्टोमेटा के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाता है। और स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि जो CO2 हमारा रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेसिस का, वो ऊपर वाली स्टेप के H2 को यूज करता है और हमें फूड बना के दे देता है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस वाली जो स्टेप है टोटल, या फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है, वो टोटल 3 स्टेप में क्या हो जाती है आप लोगों की, खत्म हो जाती है। पहला ट्रैपिंग, दूसरा स्प्लिटिंग, और तीसरी स्टेप को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। ये जो तीसरी स्टेप होती है ना, इस तीसरी स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। ये तीसरी स्टेप क्या होती है? आपकी रिडक्शन। ये तीसरी स्टेप क्या होती है? आपकी रिडक्शन। ठीक है, मैं क्वेश्चंस बनाकर दूंगी तुम लोगों को PDF में कल आफ्टरनून तक, या फिर आज आफ्टरनून तक। उस क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें इसी क्लास, ये जो हम लोग वीडियो क्लास ले रहे हैं, इसके बेसिस पे पूरे आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है रिडक्शन। ये प्रोसेस क्यों रिडक्शन कहलाती है? जब आप केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, केमिकल रिएक्शंस वाला, तब आपको समझेगा। अभी आपने 9th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा नहीं है, ठीक है, बट फिलहाल अभी आप याद रखिए कि ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रिडक्शन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में किसका रिडक्शन हुआ, विच स्पीशीज अंडरगो रिडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसा पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि CO2 अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, विच स्पीशीज अंडरगो रिडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो वहां पे तुम अपने आंसर को किस तरीके से रिपोर्ट करोगे? बताओ कि वहां पे आप ये जवाब दोगे कि वहां पर आप लोगों का CO2 जो है उसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, किसका रिडक्शन हुआ? CO2 का। ठीक है, तो टोटल कितनी स्टेप्स हो गई? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब ध्यान से सुनो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि तीनों स्टेप्स वन आफ्टर द अदर हो, समझ रहे हो? अब कई बार कैसा होता है, रात के वक्त, मतलब हम कहते हैं कि रात के वक्त पेड़ सो रहा है, क्या रात के वक्त कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्या? करते हैं। रात के वक्त बहुत सारे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। स्पेशली रात के वक्त जिन प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस होती है ना, वो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। क्यों डेजर्ट प्लांट्स को रात के वक्त फोटोसिंथेसिस करने की नीड पड़ती है? क्योंकि सुबह के वक्त यार इतनी गर्मी होती है कि बेचारों को पानी नहीं मिल पाता है ना? तो डेजर्ट प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस है, इनकी जो फोटोसिंथेसिस है, ये कहाँ पे होती है बताओ? इनकी फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम पे होती है। अब नाइट टाइम पे सनलाइट तो रहती नहीं है, फिर बताओ, नाइट टाइम पे H2O मिल जाएगा, नाइट टाइम पे CO2 मिल जाएगा, लेकिन उन लोगों को सनलाइट तो मिलती नहीं है। तो एक्चुअल में डेजर्ट के प्लांट्स ना होते हैं बड़े ही स्मार्ट। वो लोग क्या करते हैं, जब मॉर्निंग का वक्त होता है, मतलब आफ्टरनून मॉर्निंग जब भी आप कहो, तो मॉर्निंग के वक्त वो अपनी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट करने का मतलब होता है वो सनलाइट को ट्रैप करके रख लेते हैं क्लोरोफिल के अंदर। फिर वो लोग रात का इंतजार करते कि रात हुई क्या। जैसे ही नाइट टाइम आता है, वो लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जितनी भी CO2 होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, जितनी भी CO2 होती है, उस CO2 को ले लेते हैं, बराबर। अच्छा, और उसके बाद अगले दिन, मतलब ऑब्वियसली नाइट टाइम में, ये स्टेप मैंने ऊपर नीचे लिख दिया थोड़ी सी को, नाइट टाइम में वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों की CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, पानी तो देखो उनके पास होता ही है पहले से। अच्छा, भले ही जितनी भी क्वांटिटी में, और नाइट वाइट पर थोड़ा सा और पानी वगैरह का जुगाड़ कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, और मॉर्निंग में वो लोग CO2 मतलब सनलाइट ट्रैप करते हैं, और फिर वो लोगों की जाके प्रोसेस क्या होती है, जब जाके फिर वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक प्रोसेस दिन में हो रही है और एक प्रोसेस रात में हो रही है। तो इससे ये समझ में आता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन भी क्रिएट किया जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस की जितनी भी प्रोसेस है, वो कभी भी एक बार में नहीं होती है, वो अलग अलग टाइम पे होती है। ये मैंने मार्किंग करके तुम लोगों को दिया है। ठीक है, बस यही आपका फोटोसिंथेसिस था। और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड रिएक्शन पेपर में बहुत फेमस है, पूछी जाती है। अब जैसे फिलहाल तुम्हारे सामने एक इमेज है, इस इमेज को देखो, क्या हो रहा है, यहाँ से ये सनलाइट जो है ये आपकी लीफ के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जा रहा है, वाटर लीफ के अंदर जा रही है। सो बेसिकली ये तीनों की तीनों चीजें लीफ के अंदर जा रही हैं, है ना? और उसके बाद आपको बाहर क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स लेट से मैं नहीं बोलूँ तो बेटर रहेगा, आई वुड से ग्लूकोज मिल रहा है।
तो इस चीज़ की मैं रिएक्शन देखो कैसे लिखती हूँ, केमिकल रिएक्शन पेपर में आती है लिखने के लिए। H2O लिक्विड स्टेट में है। अब ये L क्या होता है ये आप जब केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तब मैं इसको सिखाऊंगी। कभी भी तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो याद रखना कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं पूछ लिया जाएगा कि आपके मुंह के सामने आया और आपने पट 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 टॉपिक का जवाब दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उस पर्टिकुलर पूछे हुए टॉपिक से कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं ये तुम सोच भी नहीं सकते। तो H2O है, ओके। उसके बाद क्या आएगा, CO2, ये आपका गैस के फॉर्म में है ना। उसके बाद यहाँ पे एरो के ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, सनलाइट लिखेंगे। अच्छा, ये सनलाइट कहाँ पे हो रही है, मतलब रिएक्शन क्लोरोफिल में हो रही है, यहाँ क्लोरोफिल लिखेंगे। क्या बनाया हमने, फूड बनाया, जो उसका फॉर्मूला होता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन बनाई यानी कि गैस। समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से प्लांट क्या होता है आप लोगों का फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि प्लांट के लिए ये जो चारों के चारों मैंने जो रॉ मटेरियल बताए, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O, ये चारों बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कई लोग ये कहेंगे कि बिना क्लोरोफिल के भी फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बट हाउ वुड यू ट्रस्ट, तुम ट्रस्ट कैसे करोगे कि मेरे कहने पे ट्रस्ट करोगे क्या कि मैडम आप कह रहे हो कि सनलाइट नेसेसरी है तो नेसेसरी है, या बुक वाला कह रहा है तो नेसेसरी, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं बायोलॉजी में भी, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूजन डिराइव किया जाता है कि हाँ ये नेसेसरी है और इनके बिना ये चीज़ नहीं हो सकती, ये कंक्लूजन निकाला जाता है। समझ रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर करके। तो आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज दी हुई हैं। तो अभी हम लोगों का कल का टारगेट क्या रहेगा, एक एक दिन में एक एक एक्टिविटी को पढ़ना। हम लोगों ने मॉर्निंग में जो बायो की क्लासेस स्टार्ट की इसलिए नहीं की कि सुबह 2-2 क्लास एक दिन में होती है, वैसे तो एक दिन में एक ही टॉपिक होता है। जैसे इवनिंग में अंकित के साथ मैथ्स करते हो तो मॉर्निंग में साथ वैसे कोई नीड नहीं है, बट स्टिल ताकि चीज़ें जल्दी फिनिश ऑफ हो सके। ठीक है, तो अभी हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा उसमें हम 2 एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। पहली एक्टिविटी हम ये डिस्कस करेंगे कि CO2 क्यों मतलब किस तरीके से नेसेसरी होता है। ठीक है, और उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे या फिर CO2, क्लोरोफिल या फिर सनलाइट, तीनों में से किसी 2 एक्टिविटी, या हो सकता है कल तीनों ही मैं एक्टिविटी को डिस्कस कर दूं कि किस तरीके से ये लोग फोटोसिंथेसिस के नेसेसरी होते हैं। तो फटाफट पूरी क्लास को समराइज कर लेते हैं जल्दी से शॉर्ट में। हम लोगों के प्लांट्स के अंदर में फोटोसिंथेसिस होती है, ऑटोट्रॉप्स, राइट। ओके, 4 रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं प्लांट्स को, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। उसके बाद सनलाइट कहाँ से आती है, सूरज से, वाटर कहाँ से आता है, रूट से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से, क्लोरोफिल तो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर वैसे भी स्टोर रहता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान O2 हमें बाहर मिलती है एज अ बाई प्रोडक्ट, और फूड हमको मिलता है एज अ प्रोडक्ट। फूड बेसिकली क्या है, वो एक ग्लूकोज है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। प्लांट अपना फूड अलग अलग जगह स्टोर कर सकता है, जैसे गाजर वाले प्लांट वाले, गाजर, आलू, शकरकंद, है ना, मूली, चुकंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या कहते हैं उसको, अदरक, ये लोग अपने फूड को कहाँ स्टोर करते हैं, अपनी रूट्स में। इसीलिए इनकी रूट्स मोटी होती जाती हैं और उन्हीं रूट्स को बाद में हम खाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट अपने फूड को रूट्स में स्टोर करे। गन्ना अपने कहाँ स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा पालक, मेथी, एक्सेट्रा लीफी वेजिटेबल्स, ये अपने फूड को कहाँ स्टोर करती हैं, अपने लीव्स में स्टोर करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आम, पपीता, ये अपने फूड को कहाँ स्टोर करते हैं, अपने फ्रूट में स्टोर करते हैं। सो देयर आर वेरियस मोड्स बाय विच अ प्लांट कैन स्टोर इट्स फूड। ठीक है, बराबर अलग अलग जगहों पे वो स्टोर कर सकता है। सो दैट्स ऑल। और बाकी जो तुम्हें पता होना चाहिए कि हर एक रॉ मटेरियल का क्या यूज़ है, क्लोरोफिल का क्या यूज़ है ना, क्या प्रोडक्ट है, क्या बाय प्रोडक्ट है, और उसके बाद कितनी स्टेप्स में हो रही है, किस स्टेप में क्या क्या हो रहा है ना। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वो 2 मतलब हमेशा एक के बाद एक ऐसी प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है, एक सुबह भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, और फिर उसकी रिएक्शन आपको आनी चाहिए। हर स्टेप का नाम पता होना चाहिए। मेरे द्वारा जो नाम दिया गया है दैट इज ट्रैपिंग। आपने पहले क्या कर ली, ट्रैपिंग कर ली। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपने क्या कर लिया, स्प्लिटिंग कर ली, और थर्ड स्टेप में आपने क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। किसका रिडक्शन कर लिया, CO2 का रिडक्शन कर लिया।
टोटल 3 स्टेप है फोटोसिंथेसिस खत्म। कल की हमारी जो क्लास रहेगी उस पर हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये रॉ मटेरियल किस तरीके से यूजफुल है, ठीक है, किस तरीके से यूजफुल है हम ये देखेंगे। या फिर हो सकता है कल हम इस टॉपिक पे बात करें कि प्लांट के अंदर में फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है। जैसे मैंने कह दिया कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, बट द डाउट इज कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी बातचीत भी हम लोगों को करनी है। तो अभी 2 दिन तो आने वाले तुम लोगों को प्लांट के साथ ही गुजारने हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, कहाँ होता है, कैसे होता है, किस तरीके से वेरीफाई होता है। फिर जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा फिर हम न्यूट्रिशन में आएंगे। किसके न्यूट्रिशन में? एनिमल्स के। बट डायरेक्ट एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स को नहीं पढ़ेंगे। एनिमल्स में जो हमारे पहले लिटिल स्मॉल स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, पहले हम उनको पढ़ेंगे। और लिटिल स्मॉल स्मॉल एनिमल्स में पहले किसको पढ़ा जाएगा? अमीबा को। और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन पढ़ा जाएगा किसका? ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे फिर।